अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, टी क्यू आई एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। आज हम क्लास 10th की जो हिस्ट्री है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज नोन एज नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पर बात करेंगे। और जे के बोस यानी बोर्ड वालों ने आपको 6 मार्क्स दिए हैं इस चैप्टर के। इसको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये चैप्टर जो है इसमें क्या क्या है और क्या हमें आसान तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपको इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, आप पहले ये ये क्लियर कीजिए कि ये जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म क्या है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद इसके फैक्टर्स जानिए कि अगर ये नेशनलिज्म फैला यूरोप में तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये नेशनलिज्म यूरोप में फैला। और उसके बाद आपको याद रखना है कि जब ये नेशनलिज्म फैला तो नेशन स्टेट्स अब बने, यानी नेशंस वजूद में आए। तो कौन कौन सा नेशन वजूद में आया एज पर दिस यूनिट यानी सिलेबस के मुताबिक। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो आपको फ्रांस पढ़ना है, इसमें नेशनलिज्म पहला, इसके पीछे क्या फैक्टर्स थे। और फिर आपको बताना है यानी इस चैप्टर में किस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, फ्रांस किस तरीके से नेशन बना, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जर्मनी दूसरी स्टेट है, नेशन, ये नेशन किस तरीके से बना। इसके बाद आपको याद रखना है इटली, कि इटली भी किस तरीके से नेशन बना, मुख्तसर इनकी हिस्ट्री और इटली की। उसके बाद आपको याद रखना है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है इसमें। ये ब्रिटेन किस तरीके से नेशन बना यानी किस तरीके से वजूद में आया। और उसके बाद आपको लास्ट में एक बाल्कन रीजन दिया गया है, बाल्कन रीजन जो यूरोप का जो साउथ ईस्ट साइड है ये वाला, और ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और किस तरीके से उन्होंने ओटोमन एम्पायर के साथ बगावत करके खुद को आज़ाद किया। और इस तरीके से फिर ये भी कुछ नेशंस वजूद में आए। तो असल में ये पूरा पूरा जो चैप्टर है ना, सिर्फ इन्हीं पर मुश्तमिल है। फ्रांस की दलील, इसमें जर्मनी की दलील है, इटली, ब्रिटेन और बाल्कन। दरअसल ये पूरा यूनिट बस इतना ही है। अब मजीद थोड़ा बहुत इसमें क्या आपको याद रखना है, वो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। तो ये कुछ स्टेट्स के बाद आपको इसमें कुछ टर्म्स नजर आएंगे, यानी उन टर्म्स को पढ़ना समझना है कि किस तरीके से उन्होंने भी इस नेशनलिज्म में अपना रोल अदा किया। फॉर एग्जांपल आपको इसमें एक टर्म दिखेगी लिबरलिज्म। तो इस लिबरलिज्म का क्या रोल रहा है नेशनलिज्म में, ये भी आपको पढ़ना है इसमें। इसी तरीके से जो एरिस्टोक्रेसी है, ये जो एरिस्टोक्रेसी है ये भी आपको इसमें पढ़ना है कि इसका भी क्या रोल रहा है। ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे इनका क्या रुझान था, क्या नज़रिया था। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कंजर्वेटिज्म क्या था, ये जो कंजर्वेटिव लोग थे ये क्या कहते थे, ये भी इसमें आपको पढ़ना है। ये कंजर्वेटिव एरा कहाँ से कहाँ तक चला। इसमें अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज रोमांटिसिज्म, कि कुछ लोगों ने कहा कि यानी ये रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट थी। आर्टिस्ट्स इमर्ज हुए, उन्होंने आर्ट के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए यानी नेशनलिज्म को हाईलाइट करने की कोशिश की। इसी तरीके से इसमें एक और टर्म है रेवोल्यूशनरीज, इनका क्या रोल रहा है नेशन बनाने में। जैसे आपके से पहला क्वेश्चन है टेक्सचुअल बुक में, गेस्पी मेजनी या कैवर हैं या गैरबाल्डी है। तो ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, इनकलाबी लोग थे, इनका भी क्या रोल रहा है। और इसी तरीके से इसमें आपको इंपीरियलिज्म भी पढ़ना है, कि इंपीरियलिज्म और इंपीरियलिज्म के साथ साथ यानी जो टॉपिक इसी पर पूरा चैप्टर है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की ये भी पढ़ना है नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म जब नेशंस बने, नेशनलिज्म स्प्रेड होने से के बाद जब नेशंस वजूद में आए और फिर उन्होंने किस तरीके से इंपीरियलिज्म दुनिया में चला, यानी दुनिया को किस तरीके से यूरोप ने कंट्रोल
किया। तो ये कुछ टर्म्स है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें खसूसन जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो एक नेशन पर, वो है फ्रांस। तो इसमें आपको यानी मान लीजिए 60% जो यूनिट है वो मुश्तमिल है फ्रांस पर। तो क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन यही आया जो आपने 9th में पढ़ा, और फ्रांसीसी इनकलाब ही की वजह से नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ। तो इस फ्रांस की मुख्तसर हिस्ट्री को आपको याद रखना है। तो पूरा चैप्टर बस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ फ्रांस की हिस्ट्री को इस यूनिट के हिसाब से मुख्तसरन डिटेल में मुख्तसरन समराइज करने की कोशिश करेंगे, आपको क्या याद रखना है, यानी पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा इसी में कि 1789 में फ्रांस में इनकलाब आया जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी जब ये रिपब्लिक बना, डेमोक्रेटिक हम कह सकते हैं, तो ये 1799 तक जो आपने 9th में पढ़ा है। उसके बाद 1799 में नेपोलियन आया, और नेपोलियन का एरा चला 1799 से लेकर 1815 तक। तो ये नेपोलियन एरा था, इसको हम कहते हैं नेपोलियन एरा। उसके और इसी नेपोलियन एरा में इस दौर में आपको 1804 ज़रूरी याद रखना है, जब नेपोलियन ने सिविल कोड को एस्टेब्लिश किया यानी लॉन्च किया। उसके बाद 1815 से लेकर अगर आप देखेंगे 1813 तक कंजर्वेटिव एरा चला, यानी जो कंजर्वेटिव लोग, यानी नेपोलियन को डिफीट दी गई है बैटल ऑफ वाटरलू के जरिए, और ट्रीटी ऑफ वीना हुई, और फिर 1815 से लेकर 1830 तक जो दौर चला वो था कंजर्वेटिव, यानी फिर से मोनार्की वापस आए। फिर 1830 से लेकर 1848 एज ऑफ रेवोल्यूशंस थे, एज ऑफ रेवोल्यूशंस या एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो इसमें कुछ रेवोल्यूशन आए ने, बहुत कुछ नेशंस जो किसी और सल्तनत के कंट्रोल में थे वो आज़ाद हुए। और फिर फाइनली लास्ट में यहाँ फ्रांस की हिस्ट्री इख्तिताम होती है 1848 में, फ्रांस फिर से फिर रिपब्लिक बन गया। तो यहाँ तक पूरा, यानी अगर आपको फ्रांस की जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले आपको फ्रांस से ही इब्तिदा करना है। तो पूरी हिस्ट्री सिर्फ आपको इन पॉइंट्स के जरिए याद रखना है, यानी पहले ये एरा, ये तो आपने 9th में पढ़ा है। फिर ये आपको याद रखना है, ये था नेपोलियन एरा। फिर आपको ये याद रखना है, ये था कंजर्वेटिव पीरियड। और फिर ये था एज ऑफ रेवोल्यूशंस। और फिर फाइनली ये जो था 1848, यहाँ फ्रांस फिर से रिपब्लिक बना, यानी मोनार्की ख़त्म हुई, और फिर यहाँ से फ्रांस फिर से एक नेशन के तहत वजूद में आया, और यहाँ रिपब्लिकन कंट्री बन गई। तो इसी तरीके से आपको फिर मुख्तसरन जर्मनी के बारे में इसी तरीके से पढ़ना है, और फिर इटली के मुतालिक, और फिर ब्रिटेन के मुतालिक, और लास्ट में फिर बाल्कन रीजन। असल में पूरा चैप्टर सिर्फ इतना ही है। अगर आपने इस समरी को जान लिया तो फिर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।